नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 और टुडे सेशन है सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 दोनों एग्जाम्स के लिए बेस्ट सेशन है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 14 है। देन इससे पहले मैंने आपको 13 पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है ना। देन बाय शिवानी सिंह मेरे ही द्वारा कंटिन्यू सेशन आपको कराया जा रहा है। बहुत बेहतरीन, बहुत थूंदा, बहुत ग्रेट सेशन है, ठीक है। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के। ओके, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके थ्रू बढ़ावा नहीं दिया जाता है? प्रश्न पूछना, रटकन स्मरण, खोज विधि या फिर संवाद। देखो, सक्रिय जुड़ाव, अगर आप बच्चे को शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या नहीं करेंगे। देखो, आप बच्चे को हिंदी में वर्णमाला पढ़ा रहे हैं या फिर क्रिया विशेषण जो भी है सारी चीज़ें, या फिर मैथ्स में कोई मैथ्स का यहाँ पे सम सॉल्व करा रहे हैं, ओके, तो बिल्कुल आप आपस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप भी और जो है बच्चे भी। बिल्कुल सही बात है। खोज विधि के माध्यम से सीखेंगे ये भी। संवाद, डायलॉग से संवाद जो है विचार विमर्श करेंगे आपस में, तभी तो हम चीज़ें बेहतर सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर किसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, वो है क्या, यहाँ पे रटकर स्मरण करना, चीज़ें रटकर सीखना, इसको बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है ना। कि भैया आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को आप यहाँ पे रटकर सीख रहे हैं। मानो कि टीचर्स ने मैथ्स का फॉर्मूला आपको सिखाया है और आपको बोला है कि जो मैंने आपको बता दिया है इसी एक फॉर्मूले पे भी सारा मैथ्स सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्या है, गलत है। जी हाँ, क्या है भैया, ये चीज़ गलत है, तो इस तरह आपको नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को क्या चाहिए? मानो कि एक स्कूल है, स्कूल में एक बच्चा है, ठीक है, एक नहीं बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। यदि कोई भी बच्चा है स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, बोलते हुए हिचकिचाता है, टेस्ट में बहुत कम मार्क्स आते हैं, बोल भी नहीं पाता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें ऑब्वियसली जो है बहुत निगेटिविटीज़ में रहती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शैक्षणिक रणनीति और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, बच्चे को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ही ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें। बच्चे को कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संकाय में स्थानांतरित कर दिया जाए, बच्चे को अलग स्कूल में भेज दो, ओके। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाओ, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते हैं। कहो कि अगर ये ऐसा थोड़ा ही होता है कि बच्चा अगर गरीब परिवार से है तो उसके पास बुद्धि नहीं होती, क्यों नहीं होती? गरीब परिवार के बच्चे तो यहाँ पर आईएएस पीसीएस कलेक्टर बन रहे हैं आज के टाइम में। बल्कि अगर बात करें जो रियल चीज़ें हैं, क्यों बन रहे हैं गरीब के बच्चे, उन्हें पता है कि अगर भैया पढ़ेगा तो ही चीज़ें तेरी, सारी चीज़ें तो ही तेरी आवश्यकता पूर्ण होगी, अगर नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं है, ओके। इसलिए गरीब परिवार का जिसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है वो तो सबसे ज़्यादा पढ़ता है, ये चीज़ रॉन्ग है। या फिर आप ये कहेंगे कि इस बच्चे को अलग स्कूल में भेज दो जिसमें बच्चे बहुत कम बुद्धि वाले हैं, या फिर आप उनके पेरेंट्स के सामने उस बच्चे को कहेंगे इसका ट्यूशन लगवा दो, इसके जो है बस का नहीं है पढ़ना वढ़ना, ठीक है ना। सो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शैक्षणिक रणनीति और स्कूल के माहौल पर चिंतन। मैंने आपको कहा है कि भैया सीटेट में बच्चा क्या है, भगवान का रूप है, और भगवान के रूप को अगर आप बिल्कुल निरर्थक करेंगे तो आपको सजा तो होगी, आपका एक नंबर कट सकता है। इसलिए बच्चे को कुछ नहीं कहना है। अगर बच्चा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो तब भी यहाँ पर स्कूल के माहौल पर ही चिंतन करना है। स्कूल की ही रणनीति में कोई ना कोई दबाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? कौन सी इसमें एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, या फिर बात करें यहाँ पर छात्रों को पुस्तकों के उत्तरों को जो का तू याद करने के लिए कहो, या फिर निर्देश खोज के अवसर दो। तो एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति क्या नहीं? रचनात्मकता का मतलब होता है जब बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को मौलिकता के आधार पर बहुत डिफरेंट तरीके से सीखता है, अलग अलग गतिविधि से सीखता है, अलग अलग खेल विधि से सीखता है, कहानी से सीखता है, कविताओं से सीखता है, नाच के सीखता है, गा कर सीखता है, घूम फिर के सीखता है, खेल कर सीखता है, ठीक है।
क्या नहीं होनी चाहिए। तो सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित बिल्कुल करती है। चर्चा के अवसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। खोजबीन आप बच्चे को करा रहे हैं, उसके अवसर प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं छात्रों को कि आपकी पुस्तक में जो भी लिखा हुआ है जो का तू उसे रट्टाफिकेशन करके आ जाओ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मानो आपने यहाँ पे हिंदी का चैप्टर दे दिया और बोला है कि बस इसको पढ़ के लेके आना है, जो का तू जैसे किताब छपी हुई है ऐसे ही दिमाग में फिल कर लो, जो का तू याद कर लो बस, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, इससे बच्चे रट्टाफिकेशन करेंगे और उनकी सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है कथन और तर्क वाला क्वेश्चन। ओके, कथन देखते हैं क्या कहता है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तर्क क्या कहता है भैया, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के द्वारा की गई जो त्रुटियां हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखना चाहिए। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं जब उनका एडमिशन होता है नर्सरी में, प्री में या फर्स्ट क्लास में 5 साल के बाद में, ठीक है, और बच्चा त्रुटि करता है, क्या करता है बच्चा, सीखते समय त्रुटि करता है, तो तब आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे सजा देंगे, आप उसे मारेंगे, आप उसे दंड देंगे, आप उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो बच्चे जब तक गलतियां नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे कैसे। तो गलतियां क्या है, एक अधिगम का हिस्सा होता है, सही बात है। इसे हम एक भाग के रूप में, एक संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखेंगे उसके। बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से देखो। बच्चे वयस्क बड़े हैं और बच्चे नन्हे प्यारे से छोटे, तो वयस्क तो भैया उसके पास तो संपूर्ण परिपक्व है वो तो, लेकिन बच्चा अपने अनुसार वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से ही सोचता है, सीखता है, सही बात है। दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी कथन हमारा रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय करती है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, द ग्रेट। यहाँ पे महारत उन्मुख जो है, यहाँ पे प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य है, कार्य परिहार लक्ष्य है, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य है। भाई एक लड़की जिसका नाम है नेहा का ये मानना है कि चाहे नकल करूँ मैं, लेकिन मुझे 10th क्लास में टॉप करनी है और 12th में टॉप करना है, मुझे बोर्ड की परीक्षा टॉप करनी है भैया, चाहे मुझे नकल ही क्यों ना करनी पड़े। तो ये जो पहली तो बात है, ये उसकी सोच है, ये गलत है। ये सोच उसकी क्या है, गलत है। उसका लक्ष्य बस यही तय करता है कि मुझे बस किसी भी तरह फर्स्ट आना और सभी बच्चों को पीछे छोड़ना है, बस चाहे वो गलत तरीका ही क्यों न आजमाए। इसका मतलब है प्रदर्शन उन्मुखी, इसका मतलब है वो दिखावे के लिए ये चीज़ कर रही है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो पढ़ना है, नॉलेज लेनी है, याद करनी है अपने माइंड से, सोच समझ के, रचनात्मकता जो है तरीके से। लेकिन कुछ बच्चे देखो ऐसे हैं कि भाई मुझे टॉप करना है, कैसे भी करूँ, नकल करूँ, कुछ भी करूँ, बस वो क्या कर रही है, नेहा ओनली यहाँ पे दिखावा कर रही है, दिखा रही है, जिससे कि बस यहाँ पर सब मेरा नाम गुनगुनाए। बहुत बढ़िया, इस लड़की ने नेहा ने टॉप किया है, नेहा की तरह बनो, ये बनो, लेकिन कैसे टॉप किया है वो नहीं पता यहाँ पर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। भय है, खुशी है, क्रोध है, चिंता है। तो इसमें से कौन सी भावना बच्चे को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सुगम बनाती है। आप बताओ, अगर बच्चा भय डरा हुआ होगा क्या वो सीख पाएगा, कुछ नहीं, कांपेगा वो। अगर बच्चा क्रोध में होगा, पूरा गुस्से में है, तब भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा बड़ी चिंता में है तब भी नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर बच्चा खुश है, अगर बच्चा मन से खुश है, खुशी है, हैप्पी है, तो बिल्कुल आप उसे जो चाहे दुनिया की चीज़ें सिखा सकते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर, एक वॉटसन जी क्या कहते हैं, वुडवर्थ है शायद, वुडवर्थ है नहीं वॉटसन है, क्या कहते हैं कि एक मुझे बच्चा दो, मैं उसे चाहे वकील, चोर, डकैती, कुछ भी चाहे मैं उसे बना सकता हूँ, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है भैया, ठीक है। और बिल्कुल सही बात कही है। नेक्स्ट है, मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस प्रकार कर रहा है, बुरी किस्मत है, योग्यता की कमी है, प्रयास की कमी है, फिर बाहरी कारक है। मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ लेकिन मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। देखो यहाँ पे पेपर हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एग्जाम हो रहा है, पेपर हो रहा है। मोहित एक लड़का है, जब इसकी परीक्षा हो रही है इंग्लिश की, यहाँ पर आज जो पेपर है वो किसका है, अंग्रेजी का है। और मोहित इंग्लिश में बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, होनहार है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है। लेकिन यहाँ पर उसने जल्दी में आंसर गलत जो है आप यहाँ पे जल्दी में गलत लिख दिए।
उसके उत्तर उसने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिए। ओके, उत्तर जल्दी में लिखे, गलत हो गए, कुछ कैसे उलट पुलट हो गए, तो इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित ये कहता है, तो वो दर्शा रहा है मेरी प्रयास की कमी है, मेरी प्रयास। वो ये नहीं कह रहा है मेरी तो बुरी किस्मत थी, मेरी तो फूटी किस्मत यहाँ पे, ठीक है, बाहरी कारक, योग्यता की कमी नहीं, नो नो, वो दर्शा रहा है मेरे प्रयास की कमी। और प्रयास की क्या कमी रही कि मैंने यहाँ पर ध्यान लगाकर मैंने नहीं किया चीज़ों को, और बस जो भी मन में आया वही मैं करता गया। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और भावना को क्रियाशील करते हुए बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? संनियमन है, आत्मसातकरण है, अंतर जो है वस्तुनिष्ठता है, या फिर अनुकूलन समंजन है? तो बेस्ट, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने विचार, व्यवहार, भावनाओं क्रियाशील करते हुए बनाए रखते हैं, वो क्या कहलाती है? संनियमन है, आत्मसातकरण है, अंतः वस्तुनिष्ठता है, अनुकूलन नो, आत्मसातकरण नो। ये क्या है? संनियमन है। संनियमन वह होता है, अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है टीचर बनना, और वो भी क्या? गवर्नमेंट टीचर बनना। यह तो आप यहाँ पे सीटेट क्वालिफाई करके, अगर आप बीएड से हैं, बीटी से हैं, तो आप अपने अनुसार टीजीटी, पीजीटी या फिर यहाँ पे जो है बेसिक यहाँ पे जो टीचर्स के फॉर्म आते हैं, आप वो फॉर्म फिलअप करेंगे। ओके, जो भी आपका लेकिन टारगेट आपका क्या है? टारगेट, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपका टीचर बनना। और कैसे? आप जब तक स्वनियमन, जब तक सेल्फ रेगुलेशन में आप नहीं आएंगे, आपको पता है आपने 12th की, ग्रेजुएशन किया, बीटीसी, बीएड जो भी आपने किया टीचर्स बनने के लिए, आपका टारगेट है टीचर्स बनना, उसके लिए आपने बीटीसी फॉलो की या फिर बीएड वगैरह फॉलो की, ठीक है ना। और फिर अब आप यूपी टेट, सीटेट या फिर अदर स्टेट टेट आप फॉलो कर रहे हैं, और वो चीज़ आप फॉलो करके अब आप क्या करेंगे? अब आपका एक यहाँ पे उद्देश्य है सीटेट क्वालिफाई हो जाए, और जैसे ही यहाँ पर कोई भी भर्ती आती किसी भी स्टेट में या फिर कहीं पर भी, तो तुरंत से यहाँ पर जो है मैं बढ़िया मेहनत करके और मेरी जॉब लग जाए। तो यही तो एक टारगेट है कि नहीं? तो ये क्या है? हमारा स्वनियमन, हमारी सोच है, हमारी क्षमता है, हमारी आवश्यकता है। ओके, ये हमारा व्यवहार है, हमारे इमोशंस है, हमारे विचार है, हमारे उद्देश्य हैं जिसे हमें प्राप्त करना है। स्वयं मेरा खुद का ये रेगुलेशन मैंने बनाया हुआ है। आप खुद मेरी वीडियोस जो देख रहे हैं, आपका खुद की मेहनत है। आप खुद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप मेहनत करना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, तभी तो वीडियो देख रहे हैं, अदरवाइज क्यों देखें। चलो, अब कथन ए देखेंगे, फिर तर्क देखेंगे। कथन ए है, एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाते हैं। तो शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी, जटिल अवधारणाओं को नो प्रत्यक्ष अनुदेशन से नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है ओनली एक ही बेसिस से आप बच्चों को सिखा रहे हैं, एक ही फॉर्मूला से, एक ही कैटेगरी बेस पर, एक ही चीज को सोचते हुए, जबकि ऐसा नहीं करना है, एक ही चीज को सोचते हुए नहीं करना है, हमें प्रत्यक्ष अनुदेशन बच्चों को प्रोवाइड कराना है। उसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट यहाँ पर चीजें प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है। और कह रहे हैं कि बच्चे जब सीखते हैं वो जब निष्क्रिय होते हैं बच्चे भैया तब सीखते हैं जब वो यहाँ पे डिमोटिवेट होते हैं, जब वो निष्क्रिय होते हैं, तब बच्चे बेहतर सीखते हैं, ये कह रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे दोनों ही कथन गलत हुए कि नहीं? ओके, सॉरी फ्रेंड्स, दोनों ही कथन गलत हुए कि नहीं हमारे? बिल्कुल दोनों ही कथन गलत है। सॉरी फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली क्या है? अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन का क्रियान्वयन करना, या फिर योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण करना, या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण करना, या फिर बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धात्मक करना। ठीक है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे क्या होगा? बहुत ही अच्छा, ग्रेट यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। क्वेश्चन कहता है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा जो है शास्त्रीय प्रणाली क्या होगी? समावेशन का मतलब यही होता है जिसमें कि आपको सभी बच्चों की क्षमताएं, सभी बच्चों की पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, सभी बच्चों को देखते हुए एक साथ में उन्हें शिक्षा प्रोवाइड करानी है। बच्चा चाहे प्रतिभाशाली है, सामान्य है, विकलांग है यहाँ पे, या जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट क्या होगा?
देखो, क्या आप योग्यता के आधार पर बच्चों का नामकरण और पृथक, क्या आप कहेंगे क्लास में जितने बच्चे खड़े हो जाइए, जो मैं पूछूंगा जिसने बता दिया वो ही सिर्फ और सिर्फ क्लास में बैठ के पढ़ेगा, बाकी अपने घर जाएंगे। ओके, आप ये कहेंगे, या फिर उसका नामकरण बच्चे को बार बार बेइज्जती करेंगे, उसकी सब पूरी क्लास के सामने उसका नाम लेंगे, उसका मजाक बनवाएंगे, बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा करेंगे, तुम्हारे अंक कितने आए हैं, तुम्हारे अंक कितने आए हैं, तुम्हारे अंक कितने आने चाहिए, तुम्हारे राम से ज़्यादा अंक आने चाहिए, तुम्हारे श्याम से, तो तुम अपनी क्लास में ही आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुलना कर रहे हो। जबकि अधिगम के लिए सार्वभौमिक विकल्प डिज़ाइन का क्रियान्वयन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन ए होगा, सीखने के लिए एक सार्वभौमिक डिज़ाइन, एक बेस्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको अपनानी है, द ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपको अपनानी है, जिससे सबसे सुपर हो और अच्छे तरीके से आप बच्चे को समझा सकें। बैक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप देख पा रहे हैं सीटेट दिसंबर एग्जाम 2025 इस तरह, तो ये मेरा ही सेशन है, यहाँ पे देखो लोग हैं एग्जामिनेशन हब विशिवानी मैम। ओके, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, क्लियरिटी समझ आता है। देखो कितने कम समय में इतनी चीज़ें बेसिक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बहुत अच्छी से समझा रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है ना, और इतना टाइम वेस्ट भी नहीं कर रही हूँ आपका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।